हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग एज यू नो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। और बेटा इकोसिस्टम चैप्टर में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे? इकोसिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। तो दो फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से? एक तो था बेटा प्रोडक्टिविटी और दूसरा था डीकम्पोजिशन। फिर हमने तीसरा स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का तीसरा फंक्शन स्टार्ट कर लिया था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम की फंक्शनिंग। तो थर्ड फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? दैट इज द एनर्जी फ्लो, और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स। ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, फॉर ऑल द इकोसिस्टम, बट एक्सेप्ट, है ना, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन नहीं लिखी थी, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ पे बहुत जो समुद्र के नीचे वाले एरियाज होते हैं ना, बहुत नीचे, जब हम गहराई की तरफ जाएंगे तो डीप सी में हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स, है ना। कहीं कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी का सोर्स सन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पहले चैप्टर के अंदर कि जब भी हम किसी वाटर बॉडी को देखते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा डीप लेयर में पेनिट्रेट करती ही नहीं है। तो जब लाइट वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम? तो नीचे कौन, कहाँ से एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑटोट्रॉफ्स तो वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो किस तरह के ऑटोट्रॉफ्स हैं? मैंने बताया था ना, वहाँ पे किस तरह से बायोमास का कन्वर्जन या फूड चेन या किस तरह से वहाँ पे इकोसिस्टम फिर सस्टेन कर रहा है, चल रहा है। जब एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही तो वहाँ पे एनर्जी का सोर्स कौन होंगे? पता है ना कौन होंगे? कौन बनाएगा वहाँ पे फूड? वहाँ पे बेटा एनर्जी कौन गेन करेगा? सन से तो मिलेगी नहीं, सन तो पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा, तो वहाँ पे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे, उन केमिकल्स की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू देयर फूड एनर्जी। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो जहाँ पे, तो ये जो हम कह रहे हैं ना सन, सारे ऑलमोस्ट इकोसिस्टम के लिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट फॉर डीप सी। डीप सी में कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं बेटा इस काम के लिए। देन एनर्जी इज नेवर ट्रैप्ड परमानेंटली इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये भी मैंने बता दिया था कि एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर, तभी तो फ्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन रहता है। तो एनर्जी इज ईदर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और बी ट्रांसफर्ड थ्रू डीकम्पोजिशन, या तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में चली गई, है ना। सपोज कोई हर्बीवोर था, उसको कार्निवोर ने खाना ही खाना है, और अगर किसी तरह से वो कार्निवोर से अपने आप को स्किप करने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? हर्बीवोर कोई अमर तो हुआ नहीं है, मैंने कल भी बोला था। तो क्या होगा? उसकी कभी ना कभी डेथ तो होगी, तो उसकी बॉडी दोबारा से कहाँ पे होगी? डिकम्पोजिशन में आ जाएगी, तो उसकी एनर्जी उस चैनल से दोबारा चली जाएगी टू द इकोसिस्टम। समझ में आ गया? तो किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हो, या तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किसी वजह से अगर वो नहीं हो पा रहा तो थ्रू डिकम्पोजिशन हो जाएगा एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है। एंड एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। और अब यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है बेटा, ये जो सन का जो सोर्स है, सन इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हम सन की सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए? वैसे हम तो नहीं करते। इकोसिस्टम में सन की एनर्जी को कौन स्टोर करता है, कौन यूटिलाइज करता है, कौन उसको कंज्यूमेबल फॉर्म के अंदर चेंज करता है? सन की जितनी भी एनर्जी है उसको फिक्स करने का काम किसका होता है? इनटू कंज्यूमेबल एनर्जी, वो होते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स हो गए, है ना। ग्रीन प्लांट्स में ही हमारे पास एल्गा भी आ गए। यूनिसेलुलर वाले हमने इधर रखे हुए हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं प्लांट्स की तो एल्गी को हम इंक्लूड करके करते हैं। और हमारे पास क्या है? सर्टन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इनका काम होता है ना सन की एनर्जी को ट्रैप करके इनटू कंज्यूमेबल फॉर्म में चेंज करना। फूड में चेंज कर लेते हैं, फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सन की कितनी एनर्जी? सारी एनर्जी। पहली बात तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सन की जो टोटल एनर्जी है
उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? उसके अंदर यूवी रीजन भी प्रेजेंट है, उसके अंदर विजिबल रीजन भी प्रेजेंट है, और उसके अंदर इंफ्रारेड रीजन भी प्रेजेंट है। तो ना तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए यूवी रेज चाहिए, ना हमें इंफ्रारेड रेज चाहिए, हम सिर्फ विजिबल रीजन के साथ डील करते हैं। लेकिन विजिबल रीजन में भी कौन सी सिर्फ लाइट हमारे पास हमें चाहिए होती है? हमें नहीं, प्लांट्स को चाहिए होती है या इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, वो होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। मतलब सन की एनर्जी की आप कह सकते हो कि लेस देन 50% ही जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। कौन सी? पार। इसको मैं यहाँ नहीं लिखती, इसको यहाँ लिख देती हूँ। पार कॉन्स्टिट्यूट्स दी क्या है ये? इट इज़ लेस देन 50% ऑफ टोटल सन एनर्जी। तो सन एनर्जी का सिर्फ 50% ही प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या ये सारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब पता है ना, 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट, सिर्फ इसको ही प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक एक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल एनर्जी। देखो ये वाली नहीं ली, ये वाली डिस्कार्ड कर दी, तो विजिबल में भी ये वाली बची। ये कितनी है? लेस देन 50%। और इसमें से भी इसको भी एफिशिएंटली सारी को कंज्यूम ही नहीं कर सकते सारे ऑटोट्रॉफ्स, आपको पता है। ओनली 10 to 20% यू कैन से। ओनली ये जो टोटल 50% है ना ऑफ दिस एनर्जी, ओनली 10% is utilized by autotrophs। पहली बात तो देखो, जितनी सन एनर्जी है उसका 50% ही प्लांट यूज कर सकते हैं, बाकी की प्लांट्स के लिए बेकार है। 50 भी नहीं, लेस देन 50% मैंने लिखा है। और उस जो 50% अवेलेबल है, जो उनके मतलब की है, उसमें से भी उनकी औकात ही नहीं है कि पूरी इस अप्रॉक्सीमेटली 50% को कंज्यूम कर लेने। इसमें से भी वो सिर्फ 10 या 20% एनर्जी को ही यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। और अब आप सोचिए कि सन की एनर्जी का ओनली 10% है जो पूरे इकोसिस्टम्स को, इस पूरे बायोस्फीयर में जितने इकोसिस्टम हैं उनको रन कर रहा है। सोच के देखो, सिर्फ 10% पे पूरी अर्थ चल रही है। सन की एनर्जी का ओनली 10% वी आर यूटिलाइजिंग इन ऑल आर इकोसिस्टम्स। तो इस 10% एनर्जी, और ये 10% एनर्जी भी हमें किसने फिक्स करके दी है? इन दी फॉर्म ऑफ बायोमास प्लांट्स ने, या आप कह सकते हो ऑटोट्रॉफ्स ने। फिर क्या होगा? अब ये एनर्जी ये ट्रैप तो रख नहीं सकते। हमने पिछले ही अभी लिखी हैं लाइंस कि एनर्जी इज नेवर ट्रैप्ड परमानेंटली इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और इन अ सिंगल ट्रॉफिक लेवल। ट्रैप तो रहती नहीं है, इट हैज़ टू ट्रांसफर कैसे होगी? हमें पता है यहाँ पे क्या चलेंगी, फूड चेन, कि जिसके पास ये एनर्जी है इसको हैंडओवर करनी पड़ेगी दूसरे को। खुद तो हैंडओवर कोई करेगा नहीं कि लो में आ गया और मुझे खा लो, नहीं ना। तो दूसरा उसके ऊपर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो ये जो प्रीडेटर, प्रे या पैरासिटिज्म, ये जितनी भी इंटरेक्शन है ना, नेचर ने अपनी स्टेबिलिटी को, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रचा हुआ है ये सब कुछ। गॉट इट? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेटा जो हमारी एनसीईआरटी का, जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे एनर्जी फ्लो, तो आपको स्टार्टिंग में यही दिया होगा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल एरियाज। उसके अलावा जो सन की लेस देन 50% ही प्लांट्स के लिए मतलब कंज्यूमेबल है, पर उसका भी वो सिर्फ 10% ही यूटिलाइज कर पाते हैं, और उसी 10% से हमारे सारे इकोसिस्टम्स रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ कि जो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, एनर्जी क्या करती है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी फ्लो बेटा नेचर में कहीं पे भी हो रहा है, आपकी फिजिक्स में हो रहा है, चाहे आपकी केमिस्ट्री में हो रहा है, चाहे ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो रहा है, एवरीवेयर एनर्जी ऑलवेज फॉलोज सर्टन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या है? तो एनर्जी फ्लो फॉलोज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लॉ फॉलो करती है एनर्जी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बिल्कुल फॉलो करेगी कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में, मतलब हमारी बायोलॉजी में भी जब एनर्जी आई है,
तो क्या ये वही वाली एनर्जी है? उसी तरह से ट्रांसफर होगा सारा, वही लॉज यहाँ पे भी लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। यहाँ पे भी बेटा हम क्या लिखते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can only be transformed from one form into the another। तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सन की जितनी भी एनर्जी जितनी भी ले पाते हैं 10% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स, तो उस 10% सन एनर्जी का क्या हो रहा है, वो वेस्ट थोड़ी हो रही है, वो 10% सन एनर्जी आके यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स के अंदर बैठ गई है। तो एनर्जी क्या नीदर भी क्रिएटेड, ये बना नहीं पा रही, इन्होंने सिर्फ क्या किया, सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया है। सनलाइट को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी को सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सन एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। फिर आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे उसका ट्रांसफर हो रहा है। तो सिर्फ एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और क्या सिर्फ यही वाला लॉ मैडम, थर्मोडायनेमिक्स का तो एनर्जी के लिए सेकंड लॉ भी है, बिल्कुल बेटा, यहाँ पे सेकंड लॉ भी फॉलो हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पता है ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। या हम कहते हैं ना कोई भी सिस्टम है जो स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए होता है ना कि जैसे पानी गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो अपने आप गिरेगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना है ये तो यू हैव टू डू वर्क। तो क्या है ये, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रहा है ये लॉ। या हम क्या कहते हैं कि सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस है तो वहां पे एंट्रोपी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंट्रोपी क्या हो जाएगी वहां पे, एंट्रोपी विल बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंट्रोपी का मतलब पता है ना, डिसऑर्डरलीनेस। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ये सब आई थिंक मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हो। और क्या होता है बेटा, कभी भी अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, एनर्जी ट्रांसफर इज नेवर, ऐसे नहीं होता कि विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो जाए। तो एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर of energy is not possible without dissipation of energy in the form of heat। बेटा ये देखो बहुत ना सिंपल सी चीज़ें, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि क्या पढ़ाई जा रही है मैडम, सब कुछ पता है बेटा, पता होता है सुन लो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना और हमने ओवर कॉन्फिडेंट में इन चीज़ों को स्किप किया होता है तो हमारा क्वेश्चन भी स्किप हो जाता है। तो जनरल चीज़ है, पर जब इनमें से क्वेश्चन आता है तो कई बार वो बड़ा ट्रिकी लगता है हमें, क्योंकि हमने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं होता, हमने ओवर कॉन्फिडेंस में अरे पता है पढ़ लेंगे, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, हमें आता है। तो ये मत करना प्लीज़, मुझे पता है बहुत सिंपल चल रहा है, थ्योरेटिकल है सारा, तो सिर्फ सुनते चले जाओ ताकि आपका जो क्वेश्चन है आप उसको टिक कर पाओ। तो बेटा कभी भी अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, आपको फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में कहीं पे भी पढ़ लो आप, एनर्जी इज एनर्जी, फिजिक्स में अलग थोड़ी हो जाएगी केमिस्ट्री में या बायो में, है ना। तो एनर्जी इज एनर्जी, तो सारे के सारे सेम लॉज फॉलो करेगी। तो ये लॉ भी तो है ना कि जब भी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या पूरी 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, नो, देयर इज ऑलवेज सम लॉसेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में, हीट। तो ये क्या है, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो जिसको मैंने क्या लिख दिया, डिसिपेशन। तो एनर्जी जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो जरूर एनर्जी का डिसिपेशन होगा ही होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको अभी मैं आगे जस्टिफाई भी करूंगी, आपको बताऊंगी भी। इसके बाद आ जाते हैं बेटा फूड चेन। अभी हम कह रहे हैं ना एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, एनर्जी परमानेंटली एक जगह पे नहीं रह सकती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती कैसे है इकोसिस्टम में, कि सन से तो एनर्जी ले ली,
प्लांट्स ने, ऑटोट्रॉफ्स ने, उसको फिक्स कर दिया, अपना खाना बना लिया, अपना बायोमास बढ़ा दिया और बैठ गए। अब वो तो परमानेंटली लेके बैठ गई मैम। आप कह रही हो तो ट्रांसफ़र होगी, ये तो बैठती नहीं है टिक के, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे एनर्जी को ट्रांसफ़र बेटा? वो हमें बताएंगी फूड चेन्स। क्या होती हैं फूड चेन्स? हम सबको पता है, द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सीरीज चलता है ना कि एक ने दूसरे को खाया, नहीं एक ने दूसरे को खाया, उसको फिर कोई और खाएगा, उसको फिर कोई और खाएगा, तो सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फूड चेन। हम सबको पता है, बड़ी छोटी क्लास से इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते आ रहे हैं, पता नहीं ये सब कुछ हमें। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एनर्जी का फ्लो ही तो हो रहा है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम यहाँ पे फूड चेन का। हमारी बुक के अंदर तो बड़ी सिंपल सी ली हुई है ना, क्या लिया हुआ है? ये लो जी, ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खा गया मैन। ग्रास क्या है? पहले तो इनको फटाफट से लेबल कर लेते हैं। ग्रास क्या है? ग्रास आर दी प्रोड्यूसर्स। गोट क्या है? गोट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। और मैन क्या है? मैन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सीरीज है, इसने बायोमास बनाया है ना, इसने एनर्जी को ट्रैप किया इन दी फॉर्म ऑफ फूड जिससे बायोमास बनाया, लेकिन इसमें फिक्स नहीं रहेगी एनर्जी। इसको कौन खा लेगा? गोट खा लेगी। वो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई? इनटू दी गोट। अब भैया इंसान को भी अपना पेट भरना है, तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो क्यों घास फूस खाएंगे? दे विल प्रेफर फ्लैश ऑफ द एनिमल। तो भैया वो मैन किसको खा जाएगा? गोट में। तो जो गोट में एनर्जी थी वो कहाँ पे चली जाएगी? इन दी मैन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर, ये हर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इस हर ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? ईच ट्रांसफ़र इज एक्कम्पनीड बाय अ लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक लेवल बोलते हैं। ईच लेवल इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल इज नोन एज, क्या बोलते हैं ईच लेवल को? कि ग्रास ये एक लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल, ये कंज्यूमर लेवल आ गया, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। दीज आर लेवल्स। दी इन लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ईच लेवल इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। और हम कैसे मूव करते हैं फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी ट्रॉफिक लेवल्स। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ट्रॉफिक लेवल्स का। क्या है ये? दिस इज दी, ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड होते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत इनमें? इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल्स। और इन ट्रॉफिक लेवल्स के मैंने आपको नेम बता दिए थे। कौन कौन होते हैं? किसी भी फूड चेन के क्या क्या मेंबर्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स होंगे वहाँ पे, फिर उन प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस किया उसको खाने वाले जो होंगे वो कंज्यूमर्स होंगे। और वो कंज्यूमर्स काफ़ी सारे ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं उनके, कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है। अल्टीमेटली फिर जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कौन हाथ डालेगा भैया? उनको खाने वाला कोई बचा नहीं है। तो एंड में क्या हो जाएंगी? उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देंगे। तो लास्ट में कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। लेकिन ये क्या हर फूड चेन में हमें यही मिलेंगे? नहीं बेटा, ये सिर्फ एक टाइप की फूड चेन है। तो और कौन से होते हैं मैम? ये जो हम बात कर रहे हैं डेट्रीटस की बात कर रहे हैं, या हम किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी क्या यही सब कुछ चलेगा? चलो उसको समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी फूड चेन्स। हमें क्या पढ़नी है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन। ये देखो बेटा, ये वाला तो जो डायग्राम है ना, इसमें यही दिखाया हुआ आपको। क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना? क्या है? सन की एनर्जी है, पूरी एनर्जी मैंने कहा ना, कोई भी जो प्लांट्स है वो भी नहीं उसको यूटिलाइज कर सकते, उसका भी कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा? इन दी फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाएगा। तो सन की कुछ एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स उन्होंने ली, बायोमास जनरेट किया। फिर जब इस लेवल से, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी ट्रेवल हुई सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, मतलब जब इस घास को इन कीड़ों ने खाया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हैं। तो जब यहाँ से यहाँ एनर्जी जा रही थी तब भी देखो हीट की फॉर्म में उसका लॉस हुआ।
फिर इस लेवल से जब थर्ड लेवल पे एनर्जी जा रही है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी, ये प्राइमरी कंज्यूमर की जो कंज्यूम कर रहा है, पहले जो इसको खाएगा हर्बीवोर वो है प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन उसको कार्निवोर तो नहीं बोल सकते ना, हर्बीवोर है वो। फिर इसको ये खाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन ये क्या हो गया प्राइमरी कार्निवोर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसको बार बार गोल गोल बातें मैं नहीं करूँगी, है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर इसके ऊपर कौन फीड करेगा, ये आ गया बेटा टॉप लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर हम इनको बोलेंगे। और हर लेवल पे जब एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी, एवरी टाइम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेट हो रही थी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। ये एक और इन्होंने फूड चेन बनाई हुई है, देखो यहाँ से इसको ग्रासिस को खाया सीधा कीड़े मकोड़े, अच्छा ये इधर से ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब इसको खाने वाला तो कोई बचा नहीं है, तो इसके पास जो एनर्जी, इसके पास जो न्यूट्रिएंट है, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये कहाँ से इकोसिस्टम, ये तो इसके साथ ही, ये तो हम कह रहे हैं कि कभी भी एनर्जी ट्रैप नहीं रहती, इसने तो भैया ट्रैप कर ली, इसको तो खाने वाला कोई है ही नहीं, ये तो वैसे ही नरभक्षी प्राणी है, कोई जाएगा इसकी तरफ मारने तो वैसे ही खा लेगा सबको, तो क्या करे, ये तो परमानेंटली ट्रैप करके बैठ गया। नहीं बेटा, परमानेंट इस नेचर में कुछ भी नहीं है, अभी बैठा है ना कितने दिन, इसका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसकी डेथ होगी, उसकी बॉडी मिट्टी में मिल जाएगी, उसका भी तो डिकम्पोजिशन ही होना है। वो जब डिकम्पोजिशन होगा उस टाइम पे भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन दी फॉर्म ऑफ हीट। देखो ये किसका, ये कौन है, ये डिकम्पोजर सी तो हैं, डेट्रीवोर सी तो हैं, डिकम्पोजर सी तो हैं, तो वो डिकम्पोज करके दोबारा सारी की सारी जो इसकी एनर्जी है, जो भी इसके मिनरल्स हैं, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट था, उस सबको दोबारा कहाँ ले आएंगे, इनटू दी सॉइल। सॉइल में फिर दोबारा जब नए प्लांट उगेंगे उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी दोबारा से साइकिल को रन करते रहेंगे। तो ये फूड चेन है। अब बेटा हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फूड चेन। अब टाइप ऑफ फूड चेन बेटा अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। कितनी है हमारे पास, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। कौन कौन सी हैं, एक है बेटा हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। ये इसका एक और नेम होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे इसको, ग्रेजिंग फूड चेन को बता सकते हो, और इसका एक और नेम है, देखो एनसीईआरटी में चेक करना है ना, सब कुछ मैं थोड़ी बता दूंगी यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद है बेटा दूसरी है हमारे पास, दैट इज डेट्रीटस फूड चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज DFC या सेप्रोट्रॉफ, नहीं सेकंड नेम मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप ढूंढोगे आप लोग। अब मैंने बोल दिया है तो बता दिया जाए इसको भी। तो क्या होती है बेटा, ये होती है प्रीडेटर फूड चेन, क्योंकि एक का निकल गया तो दूसरे का बताना तो मेरी ड्यूटी है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीडेटर फूड चेन। और इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है बेटा, क्योंकि डेट्रीटस में क्या होती है, डीकम्पोजिशन कौन करता है, सेप्रोट्रॉफ्स, तो दिस इज द सेप्रोट्रोफिक फूड चेन। ये दो टाइप की फूड चेन है बेटा जो हमारी इकोसिस्टम्स में चलती है, वैसे दो नहीं है, एक तीसरे टाइप की भी होती है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक या ऑक्सिलरी टाइप ऑफ फूड चेन। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा ग्रेजिंग फूड चेन, इसको हम और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द GFC। और ग्रेजिंग फूड चेन एग्जाम्पल लिखें क्या इसका कोई, चलो एग्जाम्पल लिख के फिर बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सपोज हमारे पास है ग्रास, जो हमने पिछली क्लास में लिखा था वही वाला लिख लेते हैं। ग्रास को खा लिया बेटा ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर इज बीइंग ईटन बाय अ फ्रॉग, फ्रॉग को अगेन खा लिया एक स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया एक ईगल या वल्चर ने, कुछ भी है ना, हॉक ने, ईगल ने, वल्चर ने, चलो ये सारा कुछ हमारे पास हो गया। अब पहले तो इनके नेम बताओ, किसको क्या क्या बोलेंगे। ये जो ये क्या है, दीज आर, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा किसका होता है, ऑफ दी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कभी ये नहीं होते प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज प्राइमरी। फिर ये कौन आ गए, ये सारे के सारे आ गए बेटा कंज्यूमर, सब कंज्यूम कर रहे हैं, अब इन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया, ऑल आर कंज्यूमर। तो ये कौन सा कंज्यूमर है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी। ये वाला कौन सा हो जाएगा, टर्शरी। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, क्वार्टनरी।
ऐसे ही इनके ऑल्टरनेटिव नेम, ये वाले कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे जो ग्रास खा रहा है, इसको हम बोलेंगे हर्बीवोर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर, फिर ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर, और ये हो जाएगा हमारे पास टॉप कार्निवोर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से। चलो ये तो बात हो गई एक, अगर हम टेरेस्ट्रियल में बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी तो हमें कोई एग्जांपल लिखना चाहिए ना। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक वाटर बॉडी में हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, कौन होते हैं वहाँ के प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, इनको के ऊपर फीड किया बेटा जूप्लैंक्टन्स ने, जूप्लैंक्टन्स को बेटा खा लिया कुछ स्मॉल फिशेस ने, और इन स्मॉल फिशेस को खा लिया कुछ लार्ज फिशेस ने, और इन लार्ज फिशेस को फिर कौन खा गए, बर्ड्स। ये भी एग्जाम्पल किसका है, ग्रेजिंग फूड चेन का। तो ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रेजिंग ही तो हो रही है, एक दूसरे को खा रहा है, वो उसको ग्रेज कर रहा है। तो क्या है, प्रीडेटर प्रे वाली इंटरेक्शन नहीं है। ये प्रीडेटर है, ग्रास बेचारी प्रे है, फिर कोई नहीं, ये प्रीडेटर हमेशा नहीं रहेगा, इसका भी एक प्रीडेटर बैठा है, उसके लिए ये प्रे है, इसका भी एक प्रीडेटर है, उसके लिए ये प्रे है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर फूड चेन बोलते हैं हम इसको। और ये वाली फूड चेन ना बेटा हमें ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, देखो मैंने बताया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी चलेंगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी चलेंगी, लेकिन सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का फ्लो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। तो इसको हम लिख लें, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या आपको लिखना अच्छा लगता है एनर्जी फ्लो, आपको पता है दोनों का मीनिंग एक ही है, इज डोमिनेंटली एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज डोमिनेंटली क्या लिखें, accomplished by accomplished via, अरे अरे ये क्या स्पेलिंग लिख दी है मैंने यार, डोमिनेंटली डन बाय ग्रेजिंग फूड चेन इन aquatic ecosystems, in aquatic ecosystems। क्या ठीक लिखा, सेंटेंस तो नहीं गड़बड़ा गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज डोमिनेंटली डन बाय ग्रेजिंग फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर कभी भी पूछे ग्रेजिंग फूड चेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लो, मतलब फूड चेन का मतलब ही क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा भैया फूड चेन में। तो वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी का रास्ता जब हम ड्रॉ करते हैं, वो जो ड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, वो क्या होते हैं, उस सीरीज को ही तो हम बोलते हैं फूड चेन। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो के लिए बनी है ना, तो एनर्जी फ्लो एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसके थ्रू होता है या डेट्रीटस वाली के थ्रू होता है, ज़्यादा एनर्जी फ्लो कौन सी फूड चेन के थ्रू होता है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वो होती है बेटा ग्रेजिंग फूड चेन। क्यों, डेट्रीटस वाली क्या, पहले उसको समझो फिर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। डेट्रीटस फूड चेन कौन सी होती है बेटा, डेट्रीटस हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम दी डीकम्पोजर्स, या डेट्रीटस से स्टार्ट होगी। तो एग्जाम्पल इसका लिख लें, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बेटा, डेट्रीटस है ना। डेट्रीटस का मतलब आप सब जानते हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उसको बेटा खाया अर्थवॉर्म और टर्माइट्स ने, और इनको फर्दर खा गए बर्ड्स। या कुछ भी बोल दो, इनके और कोई कारण, किसी का भी नाम लिख दो, इन कीड़े मकोड़ों को जो भी खाता है, कोई अर्थवॉर्म को, टर्माइट्स को, बर्ड्स लिख दो, कुछ और जो आपको लगता है, जो मर्जी फूड चेन बना लो भाई, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या, डेट्रीटस फूड चेन कभी भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होगी, क्या लिखोगे इसमें, बिगिंस विद डेट्रीटस।
हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर नहीं होंगे, डेट्रीटस होगा। अब बताओ, अब आपको डेट्रीटस फूड चेन पता चल गई क्या होती है। अब मुझे ये बताओ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादातर जो एनर्जी फ्लो होगा वो इस फूड चेन से होगा या दूसरी फूड चेन से होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। सोच के देखो, एक्वेटिक सिस्टम में ज़्यादातर, क्योंकि एक्वेटिक सिस्टम में जितना भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है कुछ होगा वो सेटल डाउन नीचे की तरफ जाएगा। डिकम्पोजिशन होने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था, लाइट भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे पूरी नहीं होती। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमम जो एनर्जी का फ्लो होता है बेटा वो किसके थ्रू होता है, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू। तो मैडम आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होती, बेटा होती है बट इन वेरी मिनिमम अमाउंट्स। तो डेट्रीटस फूड चेन यहाँ भी चलती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेकिन बहुत थोड़ा एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो मैक्सिमम जो एनर्जी फ्लो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इट इज़ डन बाय द ग्रेजिंग फूड चेन, इट इज़ डन थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, है ना। चलो ये समझ में आ गया। फिर ये डेट्रीटस वाली कहाँ चलती है बेटा, जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, डेट्रीटस फूड चेन में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो मैक्सिमम हमारा एनर्जी फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो डेट्रीटस फूड चेन के थ्रू होता है ना। हम क्या सोचते थे आज तक कि ग्रेजिंग फूड चेन चलती है, इसने उसको खाया। देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने पीछे भी लिखे थे कि देखो मैडम ये देखो देखो देखो, ये वाला एग्जाम्पल तो हम सबसे पहले लिखते हैं, है ना, छोटे होते से ही। वो लायन डियर वाला भी आप एक लिखते हो कि ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खा गया लायन, इस तरह का भी लिखते हो ना आप एग्जाम्पल्स। तो ये सभी क्या दिखा रहे थे, तो ग्रेजिंग फूड चेन दिखा रहे थे। और हम तो ये सोच रहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन चलती हैं बेटा, लेकिन मैक्सिमम जो एनर्जी का फ्लो, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, उसको कौन मेंटेन रखता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा ये डेट्रीटस फूड चेन। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज थ्रू डेट्रीटस फूड चेन। अब ये थ्रू का मतलब ये नहीं है, इसमें आप लिख लेना मैक्सिमली या डोमिनेंटली, सारा इसके थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे बाकी भी चलेगी भैया, ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे भी चलेगी, उसके थ्रू भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको छोटी क्लास में फूड चेन वगैरह ये सब कुछ तो समझा दिया गया था, लेकिन ये क्यों चल रही है नेचर में, आपने कभी सोचा था कि फूड चेन नेचर में क्यों चल रही है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। बेटा फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एनर्जी, जो सन से एनर्जी ली है भैया, हम किसी चीज़ से कुछ ले लिया ना, उसको लौटाना तो है ही है। कितनी भी आप किसी को गच्चा देने की, डिसीव करने की कोशिश करो, नहीं दे पाओगे। भगवान तो बैठा है ना, तो जो किसी से लिया है एक ना एक दिन हमें वापस तो करना ही है। तो एनर्जी, ये जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, ये जो सीरीज़ है जिसको हम फूड चेन कहते हैं, वो किसके लिए चल रही है, ये जो एनर्जी सन की ट्रैप कर ली है प्लांट्स ने, तो इनसे बाकी सारा का सारा इकोसिस्टम रन करता रहे, ये एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहे, उसके लिए ये फूड चेन्स चलती हैं। ठीक है, तो फूड चेन कौन सी है, एक है ग्रेजिंग, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमली फूड एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम जो एनर्जी का फ्लो मेंटेन रखती हैं वो रखती हैं डेट्रीटस फूड चेन। लेकिन दोनों में दूसरे वाली भी चलती रहती हैं, मतलब कि एक्वेटिक में ग्रेजिंग वाली तो चलेगी जीएफसी, लेकिन कुछ अमाउंट में थोड़ा थोड़ा डीएफसी भी चलती रहेगी। टेरेस्ट्रियल में डीएफसी मैक्सिमम चलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जीएफसी भी चलेगी। और एक होती है बेटा पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या होती है, चलो उसके बारे में भी बता दें, अगर हमने नेम लिया था तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। ये है बेटा तीसरी, दिस इज़ दी पैरासिटिक फूड चेन। अब ये कोर्स में नहीं है तो मैंने इसीलिए ज़्यादा इसको पढ़ाने की कोशिश की नहीं, पर चलो अब मुंह पे आ गया तो पढ़ लो। पैरासिटिक में क्या होता है, सपोज़ कीजिए एक बड़ा सा बिग ट्री है ना, एक है लार्ज ट्री। उस लार्ज ट्री के ऊपर क्या रह रहे हैं बेटा, बहुत सारे हर्बीवोर रह रहे हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, और कितनी सारी जो पत्ते खाने वाले इंसेक्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे रह रही हैं। तो उनको हम कलेक्टिवली लिख दें हर्बीवोर्स, क्योंकि भैया पक्षी भी हैं, उनमें कुछ तरह के इंसेक्ट्स भी हैं, है ना, ग्रीन चीज़ों को खाने वाले। हर्बीवोर की तो कैटेगरी कितनी बड़ी है, तो कितने सारे हर्बीवोर रह रहे हैं वहाँ, और उन हर्बीवोर की बॉडी के अंदर कितने सारे पैरासाइट्स रह रहे होंगे, पैरासाइट्स। और वो पैरासाइट्स क्या, कौन से पैरासाइट रह रहे होंगे, ये टीक्स रह रहे होंगे, माइट्स रह रहे होंगे, लाइस रह रही होंगी,
उनकी बॉडी के अंदर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरासिटिज्म हो रहा है, एक की बॉडी के अंदर दूसरा रह रहा है फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फूड चेन। लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो बेटा तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाइए बेटा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन, है ना, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द फूड चेन। कैसे बनता है फूड वेब, कैसे बनता है, बाय इंटरकनेक्टिंग वेरियस फूड चेन्स। इंटरकनेक्टेड कर दिया हमने बहुत सारी फूड चेन को, उसको हम मिला के क्या बोल देते हैं, फूड वेब। क्यों मैम, ये कॉम्प्लिकेसी हमारे लिए क्यों नेचर ने की, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, हम पढ़ तो रहे थे ना फूड चेन्स, उनको जोड़ भी दिया आप आपस में, क्या मिला नेचर को हमारे लिए काम इतना मुश्किल करके। बेटा नेचर को पता है क्या करना था, फॉर मेंटेनिंग, किस लिए किया इन चेन्स को, इंटरकनेक्ट फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। क्या मेंटेन करने के लिए, इको सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्या दिक्कत हो रही थी अगर फूड वेब नहीं होते, फूड चेन ही चलती रहती। अब ये है असली क्वेश्चन कि फूड वेब क्यों रन कर रहे हैं नेचर में, कि फूड चेन चल रही थी, हमें इनकी ज़रूरत थी नहीं, थी बेटा थी। फूड चेन क्या कहती है, देखो फूड चेन क्या कह रही है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, कि स्नेक का फूड सिर्फ फ्रॉग है। इस वाली फूड चेन को अगर मैं देखूं तो स्नेक इज डिपेंडेंट ओनली ऑन फ्रॉग फॉर इट्स फूड। लेकिन इज इट राइट, क्या ऐसा है, स्नेक क्या सिर्फ फ्रॉग को खा सकता है, स्नेक तो भैया चूहा भी खा सकता है, माइस के ऊपर भी है ना, यही एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में, तो मैं उसी की बात करूंगी। स्नेक तो बेटा माइस को भी खा सकता है, अगर माइस को खा सकता है तो माइस वाली कोई दूसरी चेन चल रही होगी। देखो सपोज करो, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब सपोज करो मेरे पास एक फूड चेन है ग्रास, ग्रास को खाया बेटा ग्रास होपर ने, और ग्रास होपर को खा गया कौन, दैट इज फ्रॉग, और फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया किसी वल्चर ने। ठीक है, अब क्या इस स्नेक का फूड सिर्फ और सिर्फ इस फूड चेन के हिसाब से तो फ्रॉग है, लेकिन हमें पता है क्या स्नेक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग खाता है, नहीं मैम, स्नेक तो माइस भी खा सकता है ना। माइस वाली, अब ये भी कोई फूड, माइस कहाँ है, ऐसी थोड़ी भटक रहा है, ये भी किसी फूड चेन का हिस्सा होगा। कैसी फूड चेन, ये देखो माइस क्या होते हैं, माइस आर हर्बीवोर्स, तो ये डायरेक्टली क्या खाएंगे, यहाँ पे थे कुछ ग्रासेस, ग्रासीज के ऊपर किसने ईट किया, मतलब कौन ईट कर रहा था इनको, माइस, माइस को यहाँ पे खा गया स्नेक, है ना। चलो ये वाला एरो मैंने बना दिया स्नेक। अदरवाइज क्या होता है, इस माइस को कौन खा लेते, या तो स्नेक वाली फूड चेन बना लो, या इनको और कुछ बोल दो कोई भी जो इनके, और टॉप कार्निवोर्स, टॉप क्यों, सिंपल लिखो कार्निवोर्स, कोई कार्निवोर खा जाता है इनको, जितनी मर्जी लंबी चेन इसको बना लो। देखो अब फूड वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर सिर्फ फूड चेन होती, फूड चेन क्या कह रही है, स्नेक का फूड सिर्फ फ्रॉग हो सकता है, अगर ये वाली फूड चेन चल रही होती तो स्नेक का फूड सिर्फ माइस होता, है ना। फूड चेन के हिसाब से स्नेक का फूड, मैंने एक ट्रॉफिक लेवल लिया, स्नेक 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 के पीछे मत पड़ो, कुछ भी ले लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, कि अगर किसी भी फूड चेन के अंदर अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उससे इमीडिएट पहले वाला उसका क्या होता है, फूड। तो फूड चेन क्या कहती है, बस अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया स्नेक का, कि स्नेक इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्रॉग फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट। अब आप सोच के देखो, स्नेक फ्रॉग खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दी अपनी प्रे की, फ्रॉग खत्म हो गई धरती पे से, फ्रॉग खत्म, स्नेक खत्म, बताओ पूरी की पूरी स्पीशीज हमारी विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं हिलेगी इससे। तो कि अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गया तो उसकी वजह से दूसरा एक्सटिंक्ट ना हो, तो नेचर ने क्या किया, हर एक प्राणी के लिए बहुत सारे टाइप के चारा बनाए हैं। चारा समझते हो ना, हर एक के खाने की अलग अलग चीज़ें। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम सिर्फ रोटी सब्जी थोड़ी खाते हैं भाई, हम पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, हम बर्गर भी खा लेते हैं, हम पेस्ट्री भी खा लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, नूडल्स भी खा, सब कुछ खा लेते हैं हम, है ना, सब कुछ खा लेते हैं ना। तो कितनी टाइप की वेराइटीज़ खा रहे हैं हम, मतलब हम हर्बीवोर भी हैं,
हम कार्निवोर भी हैं, जिनको टोटल मिला के हम क्या बोलते हैं, वी आर ओमनिवोर्स, हम हर तरह का फूड खा लेते हैं। तो क्यों 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 नेचर ने ये कोई एडवांटेज दिया कि भैया आप लोग तो ह्यूमन हो, आप सब कुछ खा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ये किस लिए कि ऑर्गेनिज्म जो जो ये ट्रॉफिक लेवल है, एक ट्रॉफिक लेवल, वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। अब वो एक से ज़्यादा फूड खा सकता है, तो वो जो एक से ज़्यादा फूड है वो डिफरेंट टाइप के फूड, अलग अलग फूड चेन्स के हिस्से होंगे। तो भैया अब जैसे अगर स्नेक ने फ्रॉग खाया, ये एक फूड चेन है। अब आज स्नेक को अगर फ्रॉग नहीं मिला, उसको कहीं पे माइस दिख गया, वो ये वाला माइस को खा लेगा, उससे तो पेट भरना है, तो ये वाली फूड चेन। तो ये स्नेक कहीं ना कहीं इन दो फूड चेन्स को आपस में जोड़ नहीं रहा। ऐसे ही अगर आप फूड वेब देखेंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म पता नहीं कितनी 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 फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म a single organism can be a part of multiple food chains, multiple food chains, है ना? किसके लिए? फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स। किसके लिए? फूड की बेटा रिक्वायरमेंट्स के लिए। और जब अलग अलग फूड खाएगा, वो अलग अलग फूड चेन के हिस्से होंगे, तो इस ऑर्गेनिज्म पे आके वो फूड चेन आपस में जुड़ रही है, और जब फूड चेन आपस में जुड़ गई, वो क्या बन गया? फूड वेब। तो समझ में आया इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कैसे डिस्टर्ब हो रही थी? अगर फूड वेब नहीं होते तो स्नेक को ऑलवेज सिर्फ फ्रॉग अवेलेबल होता। अब फ्रॉग खत्म, स्नेक खत्म, इकोसिस्टम हिल गया, मेरी स्पीसीज कम हो गई, मेरी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए फूड वेब्स का चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी एनसीईआरटी के अंदर और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा? एक तो ये स्नेक वाला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल तो हो गया स्नेक, कि स्नेक माइस को भी खा सकता है और स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में किसका दिया हुआ है? जैकॉल्स का। वो क्या हैं? जैकॉल्स जो हैं बेटा, वो कार्निवोर्स भी हैं और वो स्कैवेंजर्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे ऐड करनी थी। अब ये स्नेक है, अब ये जो मैं कह रही हूँ ना, एक ऑर्गेनिज्म, ये मल्टीपल फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। देखो इस वाली फूड चेन का भी हिस्सा था, इसका भी है। ऐसी और बहुत बना सकते हो जहाँ पे स्नेक आ रहा था, है ना? स्नेक का और कोई फूड बना दो, वो अलग कोई फूड चेन चल रही होगी, उसका भी हिस्सा हो गया। लेकिन हर एक फूड चेन में ज़रूरी नहीं है उसका ट्रॉफिक लेवल सेम रहे। इन एवरी फूड चेन ट्रॉफिक लेवल में चेंज, है ना? तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारे पास पॉइंट। इन एवरी फूड चेन ट्रॉफिक लेवल of one organism may differ, may differ। और ये हो गया तीसरी चीज़ हमारे पास एग्जाम्पल्स। बस जो बुक में है उस, जो बॉक्सेस में है उस पर ध्यान दो, मैं जो समझाना चाह रही थी फूड वेब में। और बॉक्स में हम इसको भी डाल देते हैं, टू मेंटेन द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो फूड वेब क्यों चल रहा है? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। वो मैंने समझा दी कैसे। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के, फूड वेब क्या होता है? उसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फूड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है हर एक फूड चेन में उसका ट्रॉफिक लेवल सेम हो। जैसे अब यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखो इस वाली फूड चेन में अगर हम देखें, चलो हम एक डिफरेंट कलर का पहले पेन ले लेते हैं। यहाँ पे ग्रासेस क्या हैं? दीज आर दी प्रोड्यूसर्स। ग्रास होपर्स क्या है? दीज आर दी कंज्यूमर्स। कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी। यहाँ पे कौन सा? फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है। इस वाली फूड चेन में देखो, ग्रासेस क्या थे? प्रोड्यूसर्स। माइस क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर। और स्नेक क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पे सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे स्नेक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इस वाली फूड चेन में स्नेक था टर्शरी कंज्यूमर, इस वाली फूड चेन में स्नेक बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको आप कार्निवोर की टर्म में भी लिख सकते हो। ये वाला कार्निवोर कौन सा है? यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्निवोर है, और यहाँ पे ये क्या है? प्राइमरी कार्निवोर है। तो हर एक फूड चेन के अंदर उसका ट्रॉफिक लेवल अलग अलग हो गया। ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम हो, बट मे डिफर, इसलिए मैंने कैन नहीं लिखा, मे डिफर लिखा है।
तो अलग अलग फूड चेन में उसका ट्रॉफिक लेवल भी अलग अलग हो सकता है। तो समझ में आ गया नेचर के अंदर फूड वेब इसीलिए नहीं डाला गया है कि जब बच्चे इसको पढ़ेंगे 12th वाले नीट वाले वो रोएंगे कि अरे कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया हमारे लिए, क्या ज़रूरत थी जोड़ने की। तो नेचर ये हमारे से कोई ज़िद नहीं है नेचर की कि हमें ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, उसको तो भैया अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना था, इसीलिए उसने इनको बनाया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अब एनर्जी फ्लो का, हमने इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो पढ़ लिया। एनर्जी फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, इस एनर्जी का को हमने नंबर की फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में, और एनर्जी कितना हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, उसके बेस पे ना हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं पिरामिड्स। तो वो पिरामिड्स को बेटा पढ़ेंगे हम इन दी नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी यहाँ पे खींचेंगे तो क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो उसको जल्दी जल्दी में नहीं हम लोग करेंगे। तो पिरामिड्स को बेटा वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।